हेलो स्टूडेंट। देखिए, आज हम आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेनेटिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। यानी एक पीढ़ी से लक्षण जब दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो उस विज्ञान के लिए हम बोलते हैं जेनेटिक्स। और देखिए, ये जेनेटिक की शुरुआत कहाँ से होती है? जेनेटिक की शुरुआत ग्रेगस जॉन मेंडल, ये नाम आपने सुना होगा मेंडल का। मेंडल कहाँ के निवासी थे? ऑस्ट्रिया। इनका जन्म 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया देश में ब्रून नामक शहर में हुआ था। इन्होंने ये चर्च में एक पादरी थे और ये माली परिवार में इनका जन्म हुआ था। और चर्च में फिर इनके दिमाग में एक बात आई, ये पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागति का अध्ययन करने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किए, बहुत अध्ययन किया। और इसके लिए इन्होंने जो उद्यान मटर होती है, गार्डन पी, ये देख रहे हैं लिखा हुआ, इस पर इन्होंने अपनी रिसर्च की, इस पर अध्ययन किया। और ये पाइसम सैटाइवम इसका बॉटनिकल नेम है। और ये अध्ययन इनका जारी रहा था 8 वर्षों तक, 1856 ईस्वी से लेकर और कहाँ तक, 1864 तक इन्होंने अपना कार्यकाल जारी रखा। लगभग 8 वर्षों तक इन्होंने अच्छी तरह से काम किया। फिर काम करने के पश्चात में इन्होंने फिर 1865 में फिर इस जेनेटिक्स की नींव रखी, यानी उनको एक अंजाम दिया। और इनके जो सिद्धांत थे 1866 में एनुअल प्रोसेसिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून नाम पर पुस्तक में प्रकाशित हुए। लेकिन इसके बाद में फिर वो सब शांत होके सब रख गया, किसी ने इनके कार्यों पर ध्यान नहीं दिया। और ना ही क्योंकि उस समय ये समझिए कि लेमार्क और डार्विन का ज़माना था, ये फेमस थे, इनके कार्यों पर लोगों का फोकस था, इसलिए जेनेटिक्स पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, मेंडल पर ध्यान नहीं दिया। और फिर ये वैज्ञानिक 1884 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई, दुनिया से चला गया। तब तक मेंडल को किसी ने नहीं जाना कि मेंडल कौन थे, क्या करते थे, क्या सिद्धांत लेके कौन सी पुस्तक में प्रकाशित हुए। फिर 16 वर्ष पश्चात, देखिए ध्यान से देखें, कितने सालों बाद, 16 वर्ष पश्चात 1900 में कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डे व्रीज और शेनमार्क नाम के 3 वैज्ञानिकों ने फिर यह अध्ययन शुरू किया और मेंडल के जो रूल के थे, जो नियम थे, उनको प्रकाशित किया और ये फिर प्रकाश में आए। फिर तो ये बात ध्यान में रखेंगे, ये एग्ज़ाम में अक्सर कर पूछ लिया जाता है कि कौन से 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल के रूल को रिपब्लिश्ड किया था। ठीक है, फिर देखिए, अब फिर उसी बात पे आते हैं, मेंडल ने जब अपने रूल दिए तो शुरुआत कहाँ से की? ये थे 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स इन पी प्लांट और स्टडी बाई मेंडल। यानी मेंडल ने जिनका अध्ययन किया था वो इस बेस पर किया था। वो 7 कंट्रास्टिंग करेक्ट विपर्यासी उसको लक्षण बोला जाता है, कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, जिसमें क्या था, ये करेक्टर हैं और करेक्टर किस बेस पर थे, और ये आपको बताया जाएगा प्रभावी क्या है, ये डोमिनेंट ट्रेट है और ये रिसेसिव ट्रेट है। ध्यान से समझिए क्या था। उन्होंने सबसे पहले लिया सीड शेप, यानी कि जीप, इसमें बीज की शेप के लिए, शेप में राउंड है तो कैसा है, डोमिनेंट है, प्रभावी है। और रिंकल्ड, राउंड ये हो जाएगा, और रिंकल्ड है तो कैसा है, रिंकल्ड अप्रभावी है, रिसेसिव हो जाएगा। इसी तरह से सीड कलर, और इसका जो कलर है, अब कलर की बात हो रही है, देखिए कलर है, अगर येलो है, देख रहे हैं आप, येलो है तो कैसा है, डोमिनेंट है। और यही कलर अगर ग्रीन होगा तो कैसा हो जाएगा, रिसेसिव हो जाएगा, ध्यान रखें। फिर फ्लावर कलर अगर ये वायलेट है, फ्लावर कलर कैसा है, वायलेट, तो कैसा है, वायलेट बैगनी। और ये वाइट होता है तो कैसा है, वाइट रिसेसिव हो जाएगा, वायलेट डोमिनेंट हो जाएगा। फिर आगे आइए, पॉड शेप, पॉड कहते हैं फली के लिए, क्या है, ये फली, तो ये अगर कैसी है, फूली हुई है, तो फिर ये फली फूली हुई है, इस तरह से दिखाई जाएगी तो कैसी हो जाती है, डोमिनेंट है। और अगर इस तरह से दी हुई है, ये कैसी है, पिचकी हुई है, तो फिर क्या हो जाता है, रिसेसिव हो जाएगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और फिर देखिए क्या है, पॉड कलर, यानी इस फली का जो कलर है, अब देखिए कलर येलो ग्रीन है, यहाँ पर उल्टा है, किससे, सीड से। अगर ग्रीन कलर है तो फिर क्या होगा, डोमिनेंट होगा। और ये कैसा है,
किस तरह का कलर है, ग्रीन है, और यहाँ पर कलर कैसा है, येलो है, तो क्या होगा, रिसेसिव होगा। फिर बात आती है फ्लावर पोजीशन। अगर फ्लावर एक्सेल है, पौधे पर किनारे पर लगा हुआ है, एक्सेल है, तो होगा डोमिनेंट, और टर्मिनल होगा, साइड से होगा, तो क्या होगा, रिसेसिव होगा। इसी के साथ अंत में है स्टेम हाइट, जिसके आगे उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन किया है मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस में। क्या है, अगर स्टेम हाइट, उसकी जो प्लांट की लंबाई, टाल लंबे हैं तो कैसे डोमिनेंट हैं, और ड्वार्फ हैं, बौने हैं, तो कैसा हो जाएगा, रिसेसिव हो जाएगा। इस तरह से उन्होंने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर दिए। ये अलग से पूछ लिया जाता है, ये ऊपर का इतिहास हुआ, इसे आप याद रखेंगे, और ये 7 कैरेक्टर हैं, इन्हें याद रखेंगे। ये शुरुआत है जेनेटिक्स की। अगर इसको आपने ढंग से समझ लिया तो आगे के रूल सब क्लियर होते चले जाएंगे, और यहाँ नहीं समझे तो आगे बहुत दिक्कत आ जाएगी। इसलिए ढंग से समझें और आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद।